हेलो स्टूडेंट, मैं जय प्रजापति आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स की नई क्लासेस। आपको अगर ध्यान हो तो आपने लास्ट क्लासेस में प्रकाश की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रकाश के गुणों की आपने चर्चा कर ली थी। अब जो आने वाले हैं आगे के गुण, उनकी हम चर्चा करेंगे। और वैसे लगभग जितनी चीज़ें थी वो आप कर चुके हैं। अब प्रकाश किरण पुंज की बात करेंगे कि कौन कौन सी होती हैं, इनमें कितने प्रकार होते हैं। फिर सीधा हम परावर्तन पे आने का प्रयास करते हैं। तो अगर देखा जाए, प्रकाश जो था हमने पढ़ा है, इसमें अब हम काहे की बात करने वाले हैं, किरण पुंज की और प्रकाश किरण पुंज की। तो जैसे किरण तो आप जानते हो, जब एक रेखा में प्रकाश जा रहा है तो ये भैया आपकी क्या है, किरण। अब लेकिन जब एक की जगह दूसरी हो जाए, 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, 5 हो जाएं और 6 हो जाएं, मतलब एक ग्रुप टाइप में हो जाए। काहे में हो जाए, एक ग्रुप में, अर्थात समूह में जब ये हो जाए, काहे में हो जाए, समूह में जब ये हो जाती हैं तो इन्हें क्या बोलने लगते हैं अपन लोग, किरण पुंज। क्या बोलने लगते हैं, किरण पुंज। अब जो किरण पुंज होती हैं तो इनके प्रकार कितने होते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा। क्या हमेशा ऐसे देखने को मिलेंगे या इसके अलावा भी देखने को मिलेंगे? तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो ये मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन से देखते हैं? तो सबसे पहले इसमें आएगा अभिसारी, जिसको अपन लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट। अब जो अभिसारी है इसकी चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद अपसारी आता है, फिर समांतर आता है। तो एक एक करके चर्चा करते हुए ही आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा ऐसा समझिए, जैसे यहाँ पे अभिसारी लिखा है तो अभी का मतलब समझिए, आप लोग कहीं बर्थडे में जाना है आपको और उसने बुलाया, तो होता क्या है, सब लोग डिफरेंट डायरेक्शन से आते हैं कि नहीं आते हैं? तो समझ लीजिए यहाँ पे डिफरेंट है। कोई एक इस डायरेक्शन से आया, कोई यहाँ से आया, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, कोई यहाँ और अलग। तो इस और लेकिन सबकी डेस्टिनी क्या है, यहीं पे। तो यहाँ से वो जाएंगे कहाँ पे, यहाँ की तरफ। यहाँ से भी आप जाओगे यहाँ की तरफ, और कोई यहाँ से है तो वो कहाँ की तरफ जाएगा, यहाँ से। और कुछ यहाँ और कुछ जाएंगे तो यहाँ। तो लगभग यहाँ। तो मतलब जब विभिन्न दिशाओं से आए हैं और कहाँ पे, एक पॉइंट पे क्या हो गई हैं, एकत्रित। देखिए, विभिन्न दिशाओं से आए और विभिन्न दिशाओं से आने के बाद इन्होंने क्या है कि एक पॉइंट पर एकत्रित हो जाए। जब विभिन्न दिशाओं से आए और विभिन्न दिशाओं से आने के बाद एक पॉइंट पर एकत्रित हो जाए तो इन्हें अपन क्या बोलेंगे, अभिसारी। देखिए, जैसे बर्थडे होता तो विभिन्न दिशाओं से आए और किसी एक का बर्थडे हुआ तो भैया वहीं पे सब लोग एकत्रित होने वाले, तो क्या बोलेंगे, विभिन्न दिशाओं से चलने वाली प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जाकर एकत्रित हो जाती। मैंने क्या कहा, विभिन्न दिशाओं से चलने वाली प्रकाश किरणें एक बिंदु पर जाकर एकत्रित हो जाएं तो उसको हम बोलेंगे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। क्या बोलेंगे, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अब इसके बाद जो दूसरे नंबर आता है वो क्या होता है, अपसारी, डाइवर्जेंट जिसको बोलते हैं। अब भैया बर्थडे हो गया है, जो बर्थडे है आपका हो गया है, तो अब क्या करोगे, फिर अपने घर जाओगे। तो एक पॉइंट पे जो थे वो अपने अपने घर गए वापस। कोई यहाँ गया, कोई यहाँ का था, कोई यहाँ का, कोई यहाँ और कोई यहाँ का। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, जब एक बिंदु से क्या जाएं, विभिन्न दिशाओं में। तो जब प्रकाश किरणें विभिन्न दिशाओं से एक बिंदु पे आती हैं तो उसको बोलते हैं अभिसारी। और जब एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में जाएं, क्या करें, एक पॉइंट से विभिन्न दिशाओं में, और जब एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में जाने का प्रयास करते हैं तो भैया क्या कहलाते हैं, अपसारी। अब जब देखिए विभिन्न दिशाओं से एक पॉइंट पे जा रहे हैं तो अभिसारी, और जब एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में जा रहे हैं तो अपसारी। तो क्लियर है कि नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो ध्यान करना। कैसे ध्यान रखोगे आप इसको, कि विभिन्न दिशाओं से, मतलब बर्थडे हुआ तो सभी को बुलाए, अभिसारी आ जाओ। क्या बोला, अभिसारे आ जाओ। तो जब अभिसारे आ जाओ तो विभिन्न दिशाओं से जब एक बिंदु पे आएंगे तो क्या कहलाएगा, अभिसारी हुआ खत्म, तो अब सारे चले जाओ। तो जब अब सारे चले जाओ तो विभिन्न दिशाओं में चले जाओगे तो क्या कहलाएंगे, अपसारी। अब डेफिनेशन की बात कर लें, बिल्कुल जैसा यहाँ पे लिखा भाई, विभिन्न दिशाओं से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। यहाँ पे एक बिंदु से चलने वाली, ध्यान से सुनिएगा, एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब विभिन्न दिशाओं में चली जाएं तो उन्हें अपन लोग क्या बोलेंगे, अपसारी। अब इसके बाद मैंने तो 3 बोले थे, तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा यही है, मतलब तीसरा है भैया समांतर। तो जो मैथ के स्टूडेंट होंगे वो तो बड़े अच्छे से और भली भांति समझ गए होंगे, लेकिन जो नहीं है उनके लिए मैं समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा। एक पॉइंट लिया कुछ इस तरीके से,
और यहाँ से कोई लिया एक इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से। जब ऐसा हुआ तो देखा गया कि ये जो किरणें थी इनकी बीच की दूरी समान है। सपोज अगर यहाँ इनके बीच के ए है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे भी इस पॉइंट पे क्या है ए, यहाँ पे भी ए है। मतलब हर जगह इनकी जो दूरी है यहाँ 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 चाहे यहाँ सब कैसे हैं समान। जिनकी बीच की दूरी कैसी हो समान हो और एक दूसरे को कभी काटे ना। मतलब ऐसी प्रकाश की किरणें हैं जिनकी बीच की दूरी कैसी हो समान, बीच की दूरी कैसी हो समान, और जो क्या ना करें काटे नहीं एक दूसरे को, भैया वो क्या कहलाएंगे समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो अभी सारी आपको समझ में आ गया, विभिन्न दिशाओं से एक बिंदु पर आ जाएं। अब सारी जब एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में चले जाएं और जब एक दूसरे को काटे नहीं इनके बीच की दूरी समान क्या कहलाएंगे भैया समांतर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आगे की तरफ बढ़िएगा। जब यहाँ पे आपका ये क्लियर हो गया है कि जो प्रकाश किरण पुंज होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा समांतर दर्पण से संबंधित। कैसे? सपोज वो आपसे कहेगा पहले तो ये कहेंगे कि भैया जो कांच है, क्या है कांच, उस कांच को दर्पण में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आपके पास जो कांच है उसको आप दर्पण में कन्वर्ट करोगे तो किस तरीके से करोगे। तो बड़ा सिंपल वे में समझिएगा। जैसे सपोज यहाँ पे है, ये क्या है कांच, कोई मान लीजिए कांच का कोई टुकड़ा इस तरीके से है, तो मैं कहूँ कि ये जो कांच है इसको आपको काहे में कन्वर्ट करना है दर्पण में। तो आप सिंपल वे में क्या करोगे कि भैया इस पर क्या कर दो पॉलिश। जो कांच था बिल्कुल था, कांच पे आपने क्या की पॉलिश, और जैसे ही आपने कांच पे पॉलिश की तो ये काहे में कन्वर्ट हो गया है दर्पण में। जब कांच पर पॉलिश करने के बाद ये दर्पण में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मेन रीज़न क्या है भैया पॉलिश। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये पॉलिश वाला टर्म। अब लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि जो पॉलिश है वो काहे की पॉलिश कर दी है भैया, तो ये ध्यान रखिएगा आपकी बुक्स के हिसाब से क्या है PbO, और PbO को अपन लोग क्या बोलते हैं लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड, या जिसको क्या बोला जाता है लेड की जगह रेड ऑक्साइड भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे तो आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। जब ये चीज़ें क्लियर है तो आई होप आपको समझ में आ गया कि जो कांच है कांच से हम काहे में कन्वर्ट कर रहे हैं दर्पण में, और किस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं ये वाली भी चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि भैया अगर हम एक निश्चित दूरी पे, मतलब जो लिमिटेड डिस्टेंस है, और लिमिटेड डिस्टेंस पे हमने क्या किया है कि लिमिटेड डिस्टेंस पे किसी वस्तु को रखा है। सपोज यहाँ पे है तो यहाँ पे हमने एक वस्तु को रख दिया है। अब यहाँ से कुछ दूरी मान लीजिए कि d है, यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है d। मतलब आपके सामने दर्पण रखा हुआ है और आप दर्पण से कुछ दूरी पे खड़े हुए हैं। तो अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आप जिस दूरी पे खड़े हुए हैं क्या दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के अंदर बनता है, और जो प्रतिबिंब रहता है वो वास्तविक ना होकर कैसा बनता है आभासी। तो दर्पण के अंदर जो दूरी रहेगी क्या वो समान रहेगी कि असमान रहेगी। तो इस केसेस में आपको कहना है कि अगर हम दी दूरी पर यहाँ पर से खड़े हुए हैं तो इसके अंदर भी जो डिस्टेंस रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है d। अर्थात ध्यान समझिएगा, जब इसके बीच की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की d है तो प्रतिबिंब जहाँ पे बनेगा वो भी कितने दूरी पे बनेगा d दूरी पे, अर्थात समान दूरियों पे। कितनी दूरी पे समान दूरी पे। तो ये चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं है। दूसरा, अगर आपसे कहा जाए कि सपोज सामने समतल दर्पण है और आप यहाँ से चलते हुए आ रहे हैं, और कितनी स्पीड में चलते हुए आ रहे हैं। सपोज आपसे पूछ लिया है कि भैया आप कहोगे कि हम तो 10 की स्पीड में आ रहे हैं, 10 की स्पीड मतलब 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में आ रहे हैं। तो जो दर्पण रहेगा उसमें आपको दिखाया जाए कितने दिखाई दोगे आप। आपके पास ऑप्शन है 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना। तो बताइए कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, मैं आपको बाद में देखता हूँ। तो यहाँ पे जो 10 रहने वाला है तो 10 का सीधा क्या रहेगा 2 टाइम्स। कितना रहने वाला है 2 टाइम्स, जिसको अपन लोग क्या बोल सकते हैं 2 गुना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे सपोज आपका दर्पण रखा हुआ है और दर्पण से आप क्या कर रहे हैं राइटी में खड़े, मतलब ये जो पेन है मैं जैसे राइट में ली हूँ, तो क्या मैं दर्पण के अंदर जब मेरा प्रतिबिंब बनेगा तो भी मेरा राइट ही रहेगा। तो आप कहोगे नहीं, ये क्या हो जाता है चेंज। क्या हो जाता है चेंज। मतलब
अगर यहाँ पे आप राइट में लिए हुए हैं, काय में लिए हुए हैं, राइट में, तो ये चेंज होके आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट। जो आप राइट में लिए हुए हैं ये चेंज होके क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट। अब जब ऐसा हो जाता है, ध्यान समझिए, जब ऐसा हो जाता है तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि समतल दर्पण में कौन कौन सी कंडीशन होती है और किस तरीके से होता है। तो समतल दर्पण का समझ में आ रहा। अब इसमें मेन देख लिया जाए प्रतिबिंब। क्या देख लिया जाए, प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हों तो आप वहाँ पर जाने का प्रयास करें। तो देखिए, सपोज आपने क्या किया है, यहाँ पे एक क्या लिया है, कांच। अब मैं इससे कहूँ आप लोगों से कि भैया इसको काहे में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए आप काहे में, दर्पण में। तो आप क्या कहोगे कि हमने इस पे कर दी है पॉलिश, तो पॉलिश कर दी है। अब पॉलिश के माध्यम से मैं आपसे कहूँ कि बताइए कि कैसे क्या करना है। तो दो परिस्थितियाँ हैं कि अगर मैं किसी वस्तु को लंबवत फेंकने का प्रयास करूँ, जैसे सपोज यहाँ इसको ऐसे फेंकूँ, तो ये जैसे ही यहाँ पे टच करेगा जो नीचे की सरफेस है तो रिटर्न होगा, तो ठीक लंबवत ही रिटर्न होने वाला है। मतलब अगर इसको 90 डिग्री पे हम फेंक रहे हैं तो जब ये वापस आने का प्रयास करेगा तो कितने डिग्री पे आएगा, 90 डिग्री पे। तो भैया 90 डिग्री पे ना फेंक के कुछ इसको एंगल पे फेंका जाए, कुछ इस तरीके से, ऐसे एंगल पे। मतलब क्या है कि अगर हम इसको 90 पे फेंक रहे हैं, जैसे इस तरीके से फेंका, तो ये रिटर्न हो जाएगा कुछ इस तरीके से। लेकिन अब इसको ऐसे ना फेंक के इसको कैसे फेंका जाए, इस तरीके से। जब किसी चीज़ को हम टेढ़ा फेंकते हैं तो वो रिटर्न आएगी हमारे पास या दूर जाने का प्रयास करेगी। तो आप कहोगे दूर जाने का, जैसे बॉल नहीं फेंकी जाती, ऐसी फेंकी जाती तो ऐसे आगे जाने, तो ये भी क्या करेगी, कुछ इस तरीके से जाने का प्रयास करेगी। ध्यान समझिए, जब हमने इसको इस तरीके से फेंका तो ये किस तरीके से जाने का प्रयास करेगी, यहाँ पे। थोड़ा इसका एंगल अगर सही बना लिया जाए, कुछ इस तरीके से समझिएगा। जब ये इस तरीके से यहाँ से आने का प्रयास किया तो ये किस तरीके से आएगी, यहाँ पे। अब जब इस तरीके से आई और इस तरीके से गई है तो इनका नाम क्या है, यही तो क्वेश्चन आता है। तो जो प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ पे आ रही है, इनको अपन लोग बोलेंगे अभिसारी। क्या सही कह रहा हूँ मैं, जो आ रही है उसको अभिसारी बोलेंगे? कहोगे नहीं भैया, इसको बोलेंगे आपतित। क्या बोलोगे, आपतित किरण। थोड़ा आपको भी ध्यान करना है, क्योंकि होता क्या, वहाँ पे आपने देखा था जब एक बिंदु पे आई तो आप कह दोगे अभिसारी ना, वहाँ पे एक किरण नहीं आई थी, वहाँ पे ग्रुप आ रहा था। क्या आ रहा था, ग्रुप। तो उस चीज़ को अलग वे में लेना और इस चीज़ को अलग वे में। यहाँ पे मैंने आपसे पूछा कि यहाँ आने वाली, तो आपको अभी ना भाई, क्या है, प्रकाश के आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। टकराई और टकराने के बाद ये क्या हो गई, ये चली गई। तो टकराने के बाद जब ये जाएगी तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। ध्यान समझिएगा, टकरा के जब ये जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। प्रकाश के आने वाली किरण क्या कहलाएगी, आपतित किरण। टकरा के जब जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। जब आने वाली आपतित है, टकरा कर जाने वाली परावर्तित है, तो जिस बिंदु पर ये दोनों मिल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोला जाएगा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पे जो हम लंब खींचते हैं इसको कहते हैं अभिलंब। ध्यान समझिएगा, इस पे हमने क्या खींचा है, लंब। जो लंब यहाँ पे खींचा है वो आपका क्या कहलाता है, अभिलंब। जब ये अभिलंब हो गया, ध्यान समझिए, प्रकाश के आने वाली किरण को आपतित किरण कह रहे हैं, टकरा कर जाने वाली जो किरण है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, परावर्तित किरण बोल रहे हैं। और परावर्तित किरण तथा आपतित किरण जहाँ पे मिल रही है उसको आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पे जो हम लंब खींच रहे हैं वो क्या कहलाएगा, अभिलंब। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया ये जो इनके बीच में कोण बनना है तो आखिरकार कोण क्या होता है। तो कोण के लिए हम सीधा क्या कहेंगे कि जो दो रेखाएं हैं इनके बीच का जो झुकाव है, क्या बोलेंगे, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को, बीच के झुकाव, ध्यान समझिए, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण। तो क्या यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो रहा है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल हाँ। और आप भी ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि देखिए एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, इनके बीच में झुकाव है। जब झुकाव हो रहा है तो कोण भी बनेगा। तो कौन से कोण बनेंगे, तो ध्यान समझिए, जब आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, कौन सा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं एंगल आई, और इसको क्या कहा जाता है, आपतन कोण। क्लियर है कि ना है, ध्यान समझिए, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनना है उसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण। अब परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में भी एक एंगल बन रहा है कि ना बनना है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन लोग एंगल आर, जिसको बोला जाता है परावर्तन कोण। क्या बोला जाएगा, परावर्तन कोण। देखिए जब इसके बीच में जो एंगल बनना है वो आपतन कोण,
इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, परावर्तन कोण। तो अर्थात आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण। जब ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो अब हमें मेन समझना है प्रकाश का परावर्तन, अर्थात प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। अभी तक तो हम ये समझ रहे थे कि कैसी घटना है, कैसा क्या है, कैसा क्या है। अब बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे जैसे देखा जाए जो हमारा है वो है दर्पण और रखा गया है, तो आप कहोगे कि रखा कहाँ है, जमीन पे रखेंगे या फिर हाथ में ले लेंगे यार। तो मैं आपसे ये नहीं पूछा, मैं आपसे पूछा भैया किस माध्यम में रखा हुआ है। ध्यान समझिएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन सा माध्यम है। अब जब माध्यम की बात की जाए तो माध्यम क्या होता है, तो माध्यम समझिएगा, अगर माध्यम की बात की जाए तो माध्यम बेसिकली डिपेंड करेगा चीज़ों पे जिसमें वस्तु रखी हुई है। कहने का मतलब जैसे मैं हूँ, मैं अभी कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तो आप कहोगे आप फर्श पे। इसके अलावा मेरे आसपास में क्या है, तो ये रूम है, ये नहीं। सबसे ज़्यादा क्या है, तो मैं कहूँगा वायु। और आप भी ये समझ पा रहे हैं कि अपने आसपास में क्या है, और वायु से मैं घिरा हुआ हूँ कि नहीं हूँ। तो मेरा जो माध्यम है वो क्या है, वायु माध्यम है। कौन सा माध्यम है, वायु। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से जाके कोई जल का जो स्रोत है उसमें कूद जाऊँ। अब जब मैं जल के स्रोत में कूदता हूँ तो आप क्या कहेंगे कि माध्यम क्या हो गया, तो आपका माध्यम हो गया है जल। क्या हो गया है, जल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि माध्यम क्या होता है। अब आप समझेंगे, तो यहाँ पे जो पूरा है उसमें एक ही माध्यम है, और वो माध्यम कौन सा है, वायु। अब जब एक ही माध्यम है तो उस माध्यम को अपन लोग क्या बोलेंगे, समांग माध्यम। कौन सा माध्यम, समांग माध्यम। तो मैं अगर आपसे पूछूं भैया समांग माध्यम समझते हो कि ना समझते हो, तो देखो सम धन अंग, अर्थात ऐसा माध्यम जो कैसा हो, समान हो, उसे अपन लोग क्या बोलेंगे, समान। क्योंकि यहाँ पे भी वायु है, वहाँ पे भी है, हर जगह वायु है। तो हमने दर्पण को लिया और वायु में रख लिया, तो जब वायु में रख लिया तो हम क्या बोले, किसी समान माध्यम से चलने वाली प्रकाश की किरण। चली भैया प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है। ध्यान सुनिएगा, किसी समान माध्यम से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश किरण की यह घटना प्रकाश का क्या कहलाती है, परावर्तन। तो मैं आपके लिए आसान बनाने के लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। क्या समान माध्यम से चलने वाली कुछ चीज़ें मैं गायब करूँगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बनाने का प्रयास करें कि भैया गायब ना, भाई थोड़ा सा समझिएगा। अगर पूरा लिखता हूँ तो उतना चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी और आपको बता नहीं पाऊँगा उतने समय में, इसलिए मैं चाहता हूँ लिखूँ कम और बताऊँ आपको ज़्यादा। तो समान माध्यम से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से, कैसे, दर्पण से परावर्तन के फलस्वरूप उसी माध्यम में लौट जाती हैं, उसी माध्यम में लौट जाती हैं। प्रकाश किरण की यह घटना, प्रकाश किरण की यह घटना क्या कहलाती है भैया, प्रकाश का परावर्तन। तो मैं आपसे पूछूं तो भैया अब आपको समझ में आ गया, और डेफिनेशन भी याद हो जानी चाहिए। 2-3 बार आप बोलिए मेरे साथ में, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो मैं क्या कहूँगा, किसी समान माध्यम से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश किरण की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और ऐड ऑन कर दिया जाए, तो लिखिए, प्रकाश की आने वाली किरण आपतित किरण, टकरा कर जाने वाली किरण परावर्तित किरण, तथा जिस बिंदु पे ये लंब खींचा जाता है अभिलंब, इनके बीच बनने वाला कोण आपतन कोण और इनके बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण। और यहाँ पे आपका जो प्रकाश का परावर्तन है वो टोटली क्या हो जाता है, कंप्लीट, और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। जब ऐसी चीज़ें हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखते हैं अब भाई, जब आपका प्रकाश का परावर्तन क्लियर हो चुका है तो यहाँ पे हम समझेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या, परावर्तन के नियम। अब मैं आपसे पूछूं भैया परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं या कितने नियम होते हैं, तो आप कहोगे कि भैया 2 नियम होते हैं और बड़े सिंपल से हैं दोनों के दोनों। देखते हैं कैसे। तो पहला नियम, जिसको अपन लिख दीजिए प्रथम नियम या फर्स्ट लॉ, बड़ा सिंपल है। तो सबसे पहले जो आपने पिछली बार बनाया था डायग्राम, वो आप बना सकते हैं। कैसा कि आपने सबसे पहले बनाया दर्पण, खींची, प्रकाश का हो गया परावर्तन, एक यहाँ पे कुछ लाइन खींची, ये आपका क्या हो गया, अभिलंब। यहाँ जो किरण आई थी उसको हमने क्या बोल दिया, आपतित।
और जो टकरा कर गई थी वो क्या हो गई है आपकी, परावर्तित। तो समझिएगा जो आने वाली किरण वो क्या है, आपतित, और टकरा कर जाने वाली क्या है, परावर्तित। जब ऐसा हो रहा है तो बस यही आपका पहला नियम है। और आपसे मैं कहूँ कि ये तीनों हैं कहाँ पे, तो आप कहोगे इसी वाले पॉइंट पे हैं, अर्थात एक तल पे। कितने तल पे, एक तल पर। अब जब भैया ये एक तल पर हैं तो चीज़ें सही है, और प्रथम नियम भी क्लियर हो गया। क्या कहेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा ये जो बिंदु है जिस पे ये दोनों मिल रहे हैं, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों कहाँ पे होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ध्यान समझिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों कहाँ पे होते हैं, एक ही तल पे। तो प्रथम नियम क्या है, लिखते हैं यहाँ पे कि आपतित किरण, आपतित किरण के साथ साथ परावर्तित किरण, और परावर्तित किरण के साथ साथ एवं, या तो आप सीधा कह दीजिए अभिलंब, या फिर आप कह सकते हैं आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या लिखोगे, तीनों एक ही तल पर होते हैं। जब तीनों एक ही तल पर होते हैं तो चीजें क्लियर हैं। क्या कह रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। और यह आपका कौन सा नियम हो गया, प्रथम नियम हो गया। कोई दिक्कत तो ना है। अब दूसरे नियम की अगर बात की जाए, जिसको हम क्या कह रहे हैं, द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम क्या है आपका, बड़ा सिंपल सा है, एंगल आई बराबर एंगल आर। आप कहोगे ये क्या होता है, तो समझते हैं। यानी कि बीच में जो एंगल बन रहा था वो क्या था, आपतन कोण। देखिए ध्यान सुनिएगा, आपतन कोण का मान सदैव, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। मैं क्या कह रहा हूं, आपतन कोण का मान सदैव काय के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर। तो यहाँ पे आपतन है और ये क्या है, परावर्तन। और इसलिए आपने नोटिस किया जब मैंने वहाँ पे जो लाइनें खींची थी उनके दोनों के में कैसा साइन लगा दिया था, बराबर। अर्थात आपतन कोण का मान सदैव काय के बराबर होता है, परावर्तन। तो आई होप आपको क्लियर हो चुके होंगे दोनों नियम। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों कहाँ पे होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। दूसरे की बात करूँ द्वितीय नियम की, तो द्वितीय नियम आपका क्या होगा, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपका कौन सा नियम कहलाता है, द्वितीय नियम। जब ये चीज़ें आपकी क्लियर हैं तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर आपको क्लियर हो चुका है बहुत अच्छे से तो स्क्रीनशॉट तुरंत लीजिए या लिखिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं तो देखिएगा होता क्या है कि जैसे ये चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं तो सीधा आ जाता है गोलीय दर्पण। क्या आ जाता है, गोलीय दर्पण। अब ये गोलीय दर्पण होता क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, कितने प्रकार होते हैं, क्या है, तो इनके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें बता सकते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम बात काहे की कर रहे हैं, गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण जिसको हम क्या कह रहे हैं, स्फेरिकल मिरर। तो आपसे कहा जाए गोलीय दर्पण है क्या, तो गोलीय दर्पण ऐसा नहीं लगेगा कोई गोला वाला दर्पण हो, तो थोड़ा आप समझ में आ रहा है। मतलब अगर ऐसा सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गेंद लेने का प्रयास करना है। इसको अभी छोड़ दीजिए, नहीं तो आप कहोगे यहाँ पे कौन सी आप गेंद, मान लीजिए गेंद लेने, तो आपने खेला होगा गेंद से, भैया रबड़ की भी गेंद से खेले होंगे और प्लास्टिक की से। तो अगर मैं कहूँ इस गेंद को फाड़ दो या काट दो तो आपको समझ में आएगा अंदर से ये खोखली है कि भरी हुई है, तो आप कहोगे बिल्कुल हमने तो देखी है, और जब फट भी जाती थी तो समझ में आता था ये कैसी हुई है, बिल्कुल खाली है अंदर, मतलब खोखली है। तो अगर इतनी चीज़ें क्लियर हैं तो बस आप समझने के लिए तैयार हो। हमें गेंद लेनी है, लेकिन गेंद काहे की रहेगी, कांच की। गेंद काहे की रहने वाली है, कांच की। अब जब गेंद कांच की रहेगी भैया, देखिए समझिए, यहाँ गेंद काहे की है, कांच की, और अंदर से कैसी है, खोखली। जब गेंद कांच की है और अंदर से खोखली है तो आई होप आप और अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि इसको क्या करना है, अब काटना है। क्यों,
आपको पहले ही पता दिया था कि एक जो पृष्ठ होता था उस पर पॉलिश और दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन। अगर इसके ऊपरी पृष्ठ पे हम पॉलिश कर दें तो अंदर से तो परावर्तन संभव है नहीं, तो इसके लिए हमें इसको क्या करना होगा, काटना। तो हमने इसको काटना स्टार्ट किया यहाँ से। अब लेकिन कुछ जन में ये दिक्कत होती, अरे इसी साइड से क्यों काटा, उस साइड से काटो ना। तो लो भैया हमने इस साइड से काट दिया। फिर समस्या हो गई कि जब इस साइड से काट दिया, इस साइड से ऊपर नीचे से काहे नहीं काटे, तो उनकी भी ज़रूरतें पूरी करें। लो भाई तुम्हारे लिए हमने ऊपर से काट दिया और तुम्हारे लिए हमने कहाँ से काट दिया, नीचे से। अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ यहाँ वहाँ सब जगह से काट दिया। तो जब आपको एक शेप प्राप्त होगा कुछ इस तरीके का, आप कुछ जन कहेंगे अच्छा आप कह रहे ऐसा, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है। तो अरे भैया जब ऐसा है तो इसको देखिए ऐसा ही है कि ना, इसको उठा के ऐसे ले जाइए। तो घुमा काहे रहे हो, नहीं घुमाओ। अरे भाई जैसे ये शेप है, अगर इसको मैं ऐसे कर दूं तो इसका शेप थोड़ी चेंज हो जाएगा, जैसा है आकार वैसा ही रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको घुमा रहा हूँ तो आकार में चेंज नहीं आएगा। पहले इस बात को आप समझिए। जब ये बात समझने के लिए आप तैयार हैं और समझ रहे हैं तो बस चीज़ें क्लियर हैं। और अब मैं कहूँ इसमें कितने पृष्ठ हैं, तो आप कहोगे 2। किस तरीके से, तो अगर अंदर वाला देखा जाए जो क्या है आपका दबा हुआ, कौन सा भाग है, दबा हुआ। और दूसरा ये जो है ये कौन सा है, उभरा हुआ। एक दबा हुआ है और दूसरा कौन सा है, उभरा हुआ। तो अब है क्या, इसी आधार पे या तो दबे हुए भाग पे पॉलिश होगी या तो किस भाग पे पॉलिश होगी, उभरे हुए भाग पे। जब दबे हुए भाग पे पॉलिश हो रही है या उभरे हुए भाग पे पॉलिश हो रही है, तो ये भैया कितने प्रकार के हो रहे हैं, 2 प्रकार के। लेकिन अपन ने गोलीय दर्पण की तो डेफिनेशन समझी नहीं, सिर्फ हम ये समझते रह गए कि ऐसे बन गया। तो अब समझिएगा, गोलीय जो दर्पण होता है कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। समझिएगा, जो गोलीय दर्पण रहता है वो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पे पॉलिश करके दूसरे को क्या बना दिया जाता है, परावर्तक तल। तो मैं क्या कह रहा हूं, जो गोलीय दर्पण है कांच के खोखले गोले का, कांच के खोखले गोले का कौन सा भाग है, कटा हुआ भाग, जिसके किस भाग पे पॉलिश करके, एक पृष्ठ पे कर दो पॉलिश। एक पृष्ठ पे हमने क्या कर दी है, पॉलिश। और जैसे ही हमने एक पृष्ठ पे पॉलिश की है तो और जो दूसरा पृष्ठ है, कौन सा पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ, उसको हमने क्या बना दिया है, परावर्तक तल। तो एक पृष्ठ पे पॉलिश करके दूसरे को अगर हम परावर्तक तल बना दे रहे हैं तो भैया ये अपना क्या है, गोलीय दर्पण। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पे पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को क्या बना दिया जाता है, परावर्तक तल बना दिया जाता है। जब ऐसा है तो भैया ये प्रकार अभी आपने बात कितने प्रकार, तो 2 देखते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ इसको एक को यहाँ ऐसा बना दिया जाए और दूसरे को भी ऐसे ही बना दिया जाए, तो अब कहूँ कि अंतर है क्या, तो आप कहोगे नहीं। लेकिन अगर एक के हमने किस भाग पे पॉलिश कर दी, दबे हुए भाग पे पॉलिश कर दी, और दूसरे के हमने किस भाग पे पॉलिश कर दी है, उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर दी, तो क्या अब अंतर नहीं है, आप कहोगे बहुत अंतर है। तो अब देखते हैं कैसा। तो इसके उभरे हुए भाग से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन, और इसके दबे हुए भाग से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन। और जब उभरे हुए भाग से, ध्यान समझिए, जब किस भाग से, उभरे हुए भाग से क्या हो जाए, प्रकाश का परावर्तन। जब उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो तो भैया वो क्या कहलाएगा, उत्तल। का कहलाएगा, उत्तल। तो ध्यान रखना, ऊ से उभरा और ऊ से उत्तल, ध्यान समझिए, ऊ से उभरा और ऊ से उत्तल। तो जिसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, दबे हुए भाग पे क्या कर दी जाती है, और दबे भाग पे आप क्या कर दोगे, पॉलिश। तो दबे हुए भाग पे पॉलिश करके उभरे हुए भाग को प्रकाश के परावर्तन के लिए बना दिया जाता है, क्या कहलाता है, उत्तल। अब आप कहें कि ये समझ में आ गया है तो मैं कह दूं जस्ट अपोजिट इसको समझ लो, आप कहोगे बहुत बढ़िया। जिसके उभरे हुए भाग पे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है और दबे हुए भाग पे पॉलिश कर दी जा रही है, तो क्या कह रहा है, उत्तल। तो इसका जस्ट अपोजिट, उभरे हुए की जगह कौन से भाग से होगा, दबे भाग से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन। दबे भाग से क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन। और जब दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा तो उभरे भाग पे क्या कर दी भैया, उभरे भाग पे कर दी है पॉलिश। तो जब उभरे भाग पे पॉलिश करके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो तो आपका क्या कहलाएगा,
अवतल। क्या कहलाएगा? अवतल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है ये अपना क्या है? अवतल दर्पण, और ये आपका है अवतल और ये है उत्तल। तो मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि कितने प्रकार? 2 प्रकार। अब आप कहोगे एक कौन सा है? अवतल, जो आपको जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव। और दूसरा क्या है? उत्तल, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। अब मैं आपसे कहूँ कि आपने गोलीय दर्पणों को देखा है वास्तव में? अगर मैं आपसे कहूँ क्या आपने वास्तव में इनको देखा है, तो कहोगे नहीं। तो इनको मैं आपको कल दिखाऊंगा, लेके आऊँगा, जिससे आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अभी इतने में कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो एक बार इसको रिकॉल करते हैं, देन अपने लेक्चर को फिनिश करते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पे पॉलिश करके दूसरे को क्या बना दिया जाता है? परावर्तक तल बना दिया जाता है। अब जब इसके भाग की बात की तो 2 भाग, किस आधार पे? पॉलिश करने के आधार पे, या फिर बोल सकते हैं दूसरा आधार परावर्तन के आधार पे। दोनों एक ही हैं ऑलमोस्ट। तो इसके आधार पे ये 2 प्रकार के हो गए। कौन कौन से? एक अवतल और दूसरा उत्तल। अवतल किसे कह रहे हैं? जिसके दबे हुए भाग से प्रकाश का क्या हो? परावर्तन, और उबले भाग पे क्या करते हैं अपन लोग? पॉलिश। क्या कहलाएगा? अवतल। लेकिन यहाँ पे जिसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन का कहलाएगा भैया? उत्तल। और दबे हुए भाग पे क्या कर देंगे? पॉलिश। क्लियर है कि ना है? तो दबे हुए भाग पे पॉलिश कर देंगे तो ये अपना क्या कहलाएगा? उत्तल। और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसके जो आगे की चीज़ें हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। ऑल द वेरी बेस्ट।